हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका होम साइंस क्लासेस विद एसआर में। दोस्तों, आपको पता है कि अभी हमारा फूड एंड न्यूट्रिशन का सीरीज चल रहा है, जिसके अंतर्गत हम जो भी टॉपिक्स हैं, हमारे मेन टॉपिक्स जो आपके एकेडमिक्स में और साथ ही साथ कंपटीशन में पूछे जाते हैं, उनको अभी हम डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है न्यूट्रिएंट्स एंड देयर टाइप्स। अगर आप इससे जुड़े हुए न्यूट्रिशन से रिलेटेड और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारी प्लेलिस्ट पे जाकर के आप देख सकते हैं। वहां पर न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, सॉरी न्यूट्रिशन क्या होता है, फूड क्या है और माल न्यूट्रिशन क्या है, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या हैं, इन सभी की पहले से वीडियो बनी हुई है। तो एक बार आप जा करके उस पर जरूर देख लेंगे। मैं आपको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, न्यूट्रिएंट्स एंड देयर टाइप्स, यानी कि पोषक तत्व और उसके प्रकार कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि न्यूट्रिएंट्स होते क्या हैं। न्यूट्रिएंट्स को बेसिकली फूड फैक्टर के रूप में जाना जाता है, क्योंकि फूड के अंदर ही ये न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, पाए जाते हैं, जो कई प्रकार के होते हैं। और मेन काम आपके फूड में न्यूट्रिएंट्स का ही होता है, जो आपको क्या करते हैं, कार्य करने के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं, आपके शरीर का नियमन एवं संचालन करते हैं। तो इसीलिए आप इनको ध्यान से देखिए और समझने का प्रयास करिए। बाइलिंगुअल क्लास चलेगी, इसलिए बहुत कंफ्यूज मत होइएगा, कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा और जहां भी डाउट लगे आपको आप नोट करते रहिएगा और मुझसे पूछ भी सकते हैं। तो आइए देखते हैं न्यूट्रिएंट्स क्या हैं। न्यूट्रिएंट होते क्या हैं, पहले इसको समझते हैं। द न्यूट्रिएंट्स आर मॉलिक्यूलर chemicals substances in the food required by all living organisms to survive, grow and reproduce। यानी कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म यानी कि जो मूवमेंट करता हो, जो न्यूट्रिशन करता हो, ठीक है, जिसमें रेस्पिरेशन की प्रक्रिया होती हो, ऑर्गेनिज्म का मतलब जीव, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि कोई भी सजीव जीव है, तो उसको जीने के लिए यानी कि सर्वाइव, किस लिए, जीने के लिए, ठीक है, वृद्धि के लिए और साथ ही साथ रिप्रोड्यूस यानी कि प्रजनन यानी कि अपने जैसी संतति उत्पन्न करना और अपनी पीढ़ी को बढ़ाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, फूड की, ठीक है। और इन फूड्स में ही जो आपके छोटे छोटे मॉलिक्यूलर्स यानी कि केमिकल्स होते हैं, केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, वो आपके क्या कहलाते हैं, न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। न्यूट्रिएंट्स यानी कि पोषक तत्व, पोषक तत्व। पहली चीज तो ये है, यानी कि पोषक तत्व क्या होते हैं। पोषक तत्व भोजन में उपस्थित वे छोटे छोटे पदार्थ होते हैं या कण होते हैं या केमिकल्स कह सकते होते हैं, जो क्या करते हैं, हमारे फूड को ऐसा बनाते हैं जो किसी भी सजीव के लिए, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने के लिए, जीने के लिए, सरवाइव करने के लिए और साथ ही साथ रिप्रोडक्शन करने के लिए आवश्यक होता है। अगला पॉइंट है, न्यूट्रिएंट्स आर digested and then broken down into basic units to be used by the living organism। यानी कि सजीवों के द्वारा ये न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, जब इनका पाचन होता है तो ये छोटे छोटे टुकड़ों में इनका ब्रेकडाउन होता है। कैसे होता है ब्रेकडाउन, आपको एक एग्जांपल यहाँ पे देते हैं, लेकिन इसके बाद जब आप इसको पढ़ेंगे डिटेल में, जब हम एक एक न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ेंगे तब हम उसको देखेंगे डिटेल में। जैसे कि कार्बोज या कार्बोहाइड्रेट क्या है, इसका सबसे छोटा फॉर्म ग्लूकोज, ठीक है, ये ग्लूकोज में टूट जाता है। दूसरा हमारे पास प्रोटीन है, प्रोटीन का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है, अमीनो एसिड, अमीनो एसिड। और तीसरा हमारा फैट है, फैट यानी कि वसा, जो कि ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स में ब्रेकडाउन होता है, टूट जाता है। तो ये न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, जो भी पोषक तत्व हैं आपके मेन, अभी आप आगे पढ़ेंगे, कार्बोज, प्रोटीन, वसा वगैरह, ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूटते हैं, अपनी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट या बेसिक यूनिट में ब्रेकडाउन होते हैं। अब इसके बाद न्यूट्रिएंट्स के बाद एक डाइटेटिक्स भी है, छोटा टर्म, अभी बस इसका इंट्रोडक्शन है, हालांकि है तो बहुत बड़ा, बहुत डीप इसमें चीजें आती हैं, तो इसको हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल आप देख लीजिए कि डाइटेटिक्स होता क्या है। डाइटेटिक्स को हम हिंदी में कहते हैं आहार की, आहार की, ठीक है। अब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, ध्यान दीजिएगा किसकी बात कर रहा है। अब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ न्यूट्रिशन, इट इंक्लूड्स planning of meals
फॉर वेल एंड द सिक। यानी कि डाइटेटिक्स या आहार की क्या होती है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होता है। यानी कि अब ही आप फूड के बारे में जान रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स के बारे में जान रहे हैं, लेकिन उनको हम कब लें, कैसे लें, कोई व्यक्ति बीमार है तब हमें लेना है, क्या लेना है, कोई व्यक्ति नॉर्मल अवस्था में है तो उसे कैसा भोज्य पदार्थ लेना है, इन सभी की जब हम मील प्लानिंग करते हैं तो वो क्या कहलाता है, हमारा डाइटेटिक्स कहलाता है। आई होप कि क्लियर होगा आपको। आगे चलते हैं, डाइटरी गोल्स क्या क्या होते हैं। देखिए, डायरेक्ट न्यूट्रिएंट्स को समझने से बेहतर होगा कि पहले आप इन सभी चीजों को समझ लें। डाइटरी गोल्स में क्या क्या है, मेंटेनेंस ऑफ अ स्टेट ऑफ पॉजिटिव हेल्थ एंड ऑप्टिमल परफॉर्मेंस इन द पॉपुलेशन एट लार्ज बाय मेंटेनिंग आइडियल बॉडी वेट। यानी कि क्या कह रहा है कि कोई भी पॉपुलेशन है वो आइडियल वेट को मैनेज करने के लिए, ठीक है, बढ़िया परफॉर्मेंस के लिए, पॉजिटिव हेल्थ यानी कि सकारात्मक स्वास्थ्य के लिए ये क्या करता है, एक स्थिति देता है मेंटेनेंस करने का काम करता है डाइटरी गोल, यानी कि ये लक्ष्य है उसका। दूसरा है इंश्योर एडिक्यूट न्यूट्रिशनल स्टेटस फॉर प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन। यानी कि दूसरा इसका गोल क्या है कि जो प्रेग्नेंट वुमेन्स है, लैक्टेटिंग वुमेन्स हैं, उनको कैसे न्यूट्रिएंट्स देने चाहिए, कितना न्यूट्रिएंट्स उनका होना चाहिए, एक एडिक्वेट न्यूट्रिशनल स्टेटस क्या है उनका, ये स्थिति जांचने का भी ये काम करता है। तीसरा है आपका इम्प्रूवमेंट ऑफ बर्थ वेट्स एंड प्रमोशन ऑफ ग्रोथ ऑफ इन्फेंट्स, चिल्ड्रन एंड अडोलसेंट्स टू अचीव देयर फुल जेनेटिक पोटेंशियल। यानी कि बर्थ वेट, जन्म के समय बच्चे का वजन कैसा है, ठीक है, प्रमोशन ऑफ ग्रोथ ऑफ इन्फेंट यानी कि शिशु जो शैशवावस्था में है उसका ग्रोथ बढ़े, चिल्ड्रन जो है, एडोलसेंट जो है, कैसे वो अच्छे हेल्थ को प्राप्त करें, और साथ ही साथ उनका जेनेटिक पोटेंशियल जो है यानी कि वो कितना ग्रोथ कर सकते हैं, जो अनुवांशिकता है, उन सभी चीजों को वृद्धि करना, उनके ग्रोथ में हेल्प करना भी क्या है, डाइटरी गोल है एक आपका। अगला है अचीवमेंट ऑफ एडिक्वेसी इन ऑल न्यूट्रिएंट्स एंड प्रिवेंशन ऑफ डिफिशियंसी डिजीजेस। यानी रोगों से सुरक्षा प्रदान करना, कैसे प्रदान करना, जब सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स हमारे भोजन में सम्मिलित होंगे तो पर्याप्त न्यूट्रिशन के द्वारा, पर्याप्त पोषक तत्वों के द्वारा रोगों से सुरक्षा प्रदान करना भी एक डाइटरी गोल है। अगला है प्रिवेंशन ऑफ क्रोनिक डाइट रिलेटेड डिसऑर्डर्स। यानी कि जो आहार संबंधी डिसऑर्डर्स होते हैं, आहार संबंधी डिसऑर्डर का मतलब कि जो आहार के कमी से या अधिकता से डिसऑर्डर्स होते हैं उनको भी क्या करना, प्रिवेंट करना, उनसे सुरक्षा प्रदान करना। लास्ट है मेंटेनेंस ऑफ द हेल्थ ऑफ एल्डरली एंड इंक्रीज द लाइफ एक्सपेक्टेंसी। यानी कि वृद्धावस्था के जो व्यक्ति होते हैं उनके स्वास्थ्य में वृद्धि करना और उनकी जो जीवन की क्षमता है, जीवन जीने की जो क्षमता है उसमें वृद्धि करना, उसको बढ़ाना भी क्या है, आपका डाइटरी गोल है। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख गोल्स थे। आई होप कि क्लियर होगा आपको। जो ना समझ में आएगा आप उसको जरूर पूछ लीजिएगा हमसे कमेंट के माध्यम से। आइए अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फूड। फूड का क्लासिफिकेशन कैसे है, किन किन आधारों पे भोज्य पदार्थों को बांटा गया है। फूड की बात कर रहा है, हालांकि आपने पहले इसको पढ़ लिया है लेकिन फिर भी अभी हमें न्यूट्रिएंट्स और फूड दोनों को लेकर के पढ़ना है। तो सबसे पहला है केमिकल कंपोजिशन के आधार पे। ठीक है, केमिकल कंपोजिशन के आधार पे, यानी कि अगर रासायनिक कंपोजिशन की बात की जाए तो आपको पता है प्रोटीन है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, विटामिन है और मिनरल्स हैं। गृह विज्ञान के जो भी बच्चे होंगे या अदर भी जो बच्चे होंगे जो थोड़ा भी न्यूट्रिएंट्स के बारे में जानते हैं, पोषण के बारे में जानते हैं, तो उन्हें ये पता होगा कि मेजरली 5 तरह के आपके न्यूट्रिएंट्स आपको पढ़ने होते हैं, समझने होते हैं और इनका हमारे दैनिक जीवन में बहुत रोल होता है। लेकिन जब हम इसको डिटेल में एलोबोरेट करते हैं, समझते हैं, तो उसमें आपके 2 तरह के न्यूट्रिएंट्स आते हैं जिनको अभी हम आगे पढ़ेंगे। अगर फंक्शन के आधार पर बात की जाए यानी कार्य के आधार पे, तो होते हैं एक एनर्जी गिविंग फूड्स यानी कि जो ऊर्जा देने वाले हो। कौन से? ऊर्जा देने वाले। तो आपको बता चुके हैं ऊर्जा देने वाले में कौन आता है। ऊर्जा देने वाले में आपका होता है कार्बोज या कार्बोहाइड्रेट और साथ ही साथ वसा। नोट कर लीजिएगा इसको। दूसरे होते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड्स यानी कि जो आपके शरीर निर्माण का कार्य करते हैं। और शरीर निर्माण का कार्य कैसे होता है? कोशिकाओं के माध्यम से, उत्तकों के माध्यम से। और कोशिकाओं और उत्तकों के वृद्धि और विकास में सबसे बड़ा रोल अगर किसी का होता है, किसी न्यूट्रिएंट का, तो वो क्या होता है? प्रोटीन। ये सब चीजें आप लोग पढ़ चुके हैं। और लास्टली होता है हमारा प्रोटेक्टिव फूड्स यानी कि जो सुरक्षात्मक कार्य करते हैं, जो हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं, वो होते हैं आपके विटामिन और मिनरल्स। ठीक है, तो ये आपके फंक्शन के आधार पर फूड के प्रकार है।
अगला है सोर्सेस के आधार पे, यानी कि स्रोत के आधार पे। तो स्रोत के आधार पे है एनिमल वाले प्रोडक्ट्स जो कि जंतुओं से प्राप्त होते हैं, जिनका उत्पादन ही क्या है, जंतुओं के द्वारा होता है, जैसे दूध, मांस, मछली, अंडा, पोल्ट्री वाली चीजें, ये सारी चीजें क्या है आपके एनिमल वाली हैं। और दूसरा है वेजिटेबल ओरिजिन, यानी कि जो प्लांट्स के द्वारा प्राप्त होता है, ठीक है ना, प्लांट्स के द्वारा प्राप्त होता है क्या, सब्जियां हो गई, फल हो गए, ये सारी चीजें क्या है, बीज वाले चीजें हो गई, दालें हो गई, ये सारी चीजें आपके वेजिटेबल के द्वारा प्राप्त होती हैं। तो अगर स्रोत की बात की जाए तो दो प्रकार के हैं, एनिमल से प्राप्त यानी जानवरों से प्राप्त, और दूसरा वेजिटेबल सोर्सेज यानी कि प्लांट से प्राप्त। अगला है न्यूट्रिटिव वैल्यू के आधार पे, तो सीरियल एंड मिलेट्स होते हैं, यानी कि जो आपके मोटे अनाज होते हैं, अनाज जिनका हम प्रयोग करते हैं, गेहूं, चावल, जौ, बाजरा इत्यादि, ये सारी चीजें। फिर पल्सेस और लिग्यूम्स होते हैं, यानी कि दालें और फलियां वगैरह, अरहर की दाल, मसूर की दाल, ये सब दालें। लिग्यूम्स यानी कि बीन्स जो होते हैं आपके, बोड़ा वगैरह हो गया, जिनको हम अपने फूड में यूज करते हैं। फिर इसके बाद वेजिटेबल्स, सब्जियां हो गई। सब्जियां भी कई प्रकार की होती हैं, जब आपको फूड ग्रुप मैंने पढ़ाया है, आप प्रीवियस प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा, तो उसमें मैंने आपको बताया कि फूड ग्रुप्स कौन कौन से होते हैं, और ये आपके फूड ग्रुप्स ही हैं, सीरियल वाले हैं, पल्सेस हैं, वेजिटेबल्स हैं, ठीक है। फिर नट्स एंड ऑयल सीड्स हैं। नट्स यानी कि जो ड्राई फ्रूट वगैरह आप खाते हैं, काजू किशमिश खाते हैं, जो कि फैट का, कैलोरी का और साथ ही साथ प्रोटीन का बढ़िया सोर्स होता है। इसके बाद फ्रूट्स हैं, फिर एनिमल फूड है, फैट्स एंड ऑयल्स हैं, ये सारे भी क्या है, न्यूट्रिटिव वैल्यू के आधार पर डिवाइड किए गए हैं। फिर शुगर एंड जैगरी है, कॉन्डिमेंट्स एंड स्पाइसेस, यानी कि मीठे वाली चीजें, गुड़ है, चीनी है, स्पाइसेस, मसाले हैं, इनका भी बड़ा योगदान होता है। और मिक्स फूड वगैरह, मिसलेनियस फूड, जो कई सारे मिश्रण वाले फूड होते हैं, ठीक है। तो ये क्या है आपके फूड के प्रकार है, भोजन के प्रकार है। पहला आपका केमिकल कंपोजिशन के आधार पर है, दूसरा फंक्शन के आधार पे, तीसरा सोर्स यानी स्रोत के आधार पे, और चौथा है आपका न्यूट्रिटिव वैल्यू के आधार पे, ठीक है। आगे चलते हैं। अब यही न्यूट्रिएंट्स हैं आपके, बस एक छोटा सा ये एक रूपरेखा है किसकी, आपके न्यूट्रिएंट्स को पहचानने की, ठीक है ना। तो इसको देखिए कितने प्रकार के हैं न्यूट्रिएंट्स, यानी कि पोषक तत्व। पोषक तत्व दो प्रकार के होते हैं, एक होता है मैक्रोज और एक होता है माइक्रोज। मैक्रोज को हम कहते हैं स्थूल पोषक तत्व। स्थूल का मतलब आप समझने के लिए बस लिख सकते हैं बड़ा, ठीक है। और माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म। सूक्ष्म का मतलब क्या होता है, छोटा या महीन, ठीक है। तो दो तरह के पोषक तत्व हैं आपके, कौन कौन से हैं, मैक्रोज और माइक्रोज। मैक्रो का मतलब क्या होता है कि जिनकी हमें अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है, जो हमारे डाइट में बहुत ज्यादा रोल प्ले करते हैं, वो क्या है, हमारे मैक्रोज होते हैं। सूक्ष्म क्या है, इनकी कम मात्रा में आवश्यकता होती है, पर ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होते हैं, ठीक है। तो मैक्रो में आपके तीन तरह के न्यूट्रिएंट्स आते हैं, कौन कौन से, एक है आपका प्रोटीन, दूसरा है आपका वसा, और तीसरा है आपका कार्बोहाइड्रेट, जो कि मेन सोर्सेज हैं किसके, आपको एनर्जी प्रोवाइड करने के, आपके शरीर का निर्माण करने के लिए। दूसरी तरफ जब हम माइक्रोज की बात करते हैं, यानी कि सूक्ष्म पोषक तत्वों की, तो इसमें दो पोषक तत्व हैं आपके, विटामिन हैं और साथ ही साथ आपके मिनरल्स यानी कि खनिज लवण भी हैं। तो इनका काम क्या है, विटामिन के जो सोर्सेज हैं वो आपके प्लांट और एनिमल दोनों से मिलकर के बनते हैं, ठीक है। मिनरल्स भी क्या है, आपके प्लांट और एनिमल्स दोनों से मिलते हैं, यानी कि ज्यादातर ये फलों, सब्जियों, ड्राई फ्रूट्स वगैरह में, और नॉनवेज जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें भी ये पाए जाते हैं पर्याप्त मात्रा में, ठीक है। इनकी आवश्यकता ध्यान रखिएगा, दोनों में एक बेसिक सा बस अंतर है कि मैक्रो का मतलब होता है बड़ा, यानी कि जो जिसकी अमाउंट हमें ज्यादा चाहिए, और वो हमारे शरीर को बेसिकली ऊर्जा देने का काम, निर्माण करने का काम करता है। लेकिन जब माइक्रो की बात करते हैं तो माइक्रो की हमें छोटी मात्रा चाहिए, कम मात्रा चाहिए, लेकिन नियमित मात्रा चाहिए, ताकि क्योंकि इसकी कमी के ज्यादा प्रभाव हमारे शरीर पे दिखाई देते हैं, जैसे एनीमिया वगैरह, ग्वाइटर वगैरह, गंभीर रोग होने का खतरा जो होता है वो इनकी कमी के कारण होता है, ठीक है ना। तो इनकी हमें कम मात्रा में चाहिए, लेकिन शरीर के संचालन और नियमन, ध्यान दीजिएगा, शरीर के संचालन एवं नियमन के लिए हमें किसकी आवश्यकता है, इन्हीं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की। और मैक्रो की शरीर को ऊर्जा देने के लिए, शरीर को कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए और शरीर के निर्माण के लिए हमें इन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है। तो आइए, ये एक छोटा सा ग्राफ था। अब इसके बाद हम देखते हैं कि टाइप कितने हैं न्यूट्रिएंट्स के। फिर वही चीज है, क्या क्या है,
अब आपको पढ़ना क्या है, अभी ये हमारा न्यूट्रिएंट्स बस आपको इसमें शॉर्ट में समझना है, ठीक है। लेकिन अब जब हम इसके आगे पढ़ेंगे तो अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, सोर्सेस क्या हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड सारी चीजें हमें पढ़नी होगी, ठीक है। लेकिन इस चैप्टर के बाद मैं पहले ही आपको बता दे रही हूँ, इस चैप्टर के बाद जब हमारा नेक्स्ट क्लास आएगा तो उसमें आपको न्यूट्रिएंट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पीवाईक्यू एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है, इसके खत्म होने के बाद से न्यूट्रिएंट्स वाले के बाद वो सारे ही प्रश्न क्या होंगे, आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, आपको दिए जाएंगे इस पे, और क्वेश्चंस आप लोग कमेंट के माध्यम से करिएगा, बताइएगा। जब भी आप वीडियो देखिएगा, जहां से भी देखिएगा, आप आंसर जरूर करिएगा, ठीक है। क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, फिर जैसे ही आपका सारे न्यूट्रिएंट्स कंप्लीट होंगे तो उस न्यूट्रिएंट से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आइए देखते हैं न्यूट्रिएंट्स, फिर वही बात है, आवर फूड कॉन्स्टिट्यूट्स हंड्रेड्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। दीज आर मेनली ग्रुप्ड इनटू टू टाइप्स, ठीक है। तो दो प्रकार के पोषक तत्व होते हैं, एक होता है मैक्रो यानी कि स्थूल पोषक तत्व, और दूसरा होता है माइक्रो यानी कि सूक्ष्म पोषक तत्व। Both nutrients are needed and equally help in maintaining better health, यानी कि दोनों ही पर्याप्त रूप से आवश्यक होते हैं हमारे बेहतर स्वास्थ्य के लिए। Each nutrient has important role in our body but in a differently all manner, यानी कि सभी की आवश्यकता तो है पर अलग अलग कार्यों को करने के लिए। पहले ही बताया मैंने कि किसी की कम आवश्यकता है, किसी की ज्यादा आवश्यकता है, लेकिन आवश्यकता सबकी है। कुछ दूसरा काम करते हैं, कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट काम करते हैं, कुछ कम महत्वपूर्ण होते हैं लेकिन फिर भी वो आवश्यक होते हैं। तो सभी जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं आपके, इनका अलग अलग कार्य होता है। चलिए अब एक एक को एलिब्रेट करते हैं हम। सबसे पहले हमारा कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स आर फाउंड इन अ वाइड वैरायटी ऑफ फूड्स, यानी कि अगर भोज्य पदार्थों की बात की जाए तो ज्यादातर मात्रा में हमें कार्बोहाइड्रेट्स की वैरायटीज देखने को मिलती हैं। कार्बोहाइड्रेट आर ट्रीटेड एज द बॉडीज मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी। अगर मेजर सोर्स की बात की जाए किसकी, एनर्जी की यानी कि ऊर्जा की, तो वो आपका कार्बोहाइड्रेट ही होता है। कार्बोहाइड्रेट से आपको मतलब आप अपने दैनिक आहार में ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करते हैं। इट्स यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज किलो कैलोरी। बहुत बेसिक चीज है लेकिन ये प्रश्न पूछता है, इसलिए इसको ध्यान दीजिएगा कि कार्बोहाइड्रेट को, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट को या फिर ऊर्जा को मापने की क्या इकाई है फूड वाले, ये है किलो कैलोरी। इस किलो कैलोरी को हम K.CAL से डिनोट करते हैं, इसलिए इसको याद रखिएगा। इससे संबंधित प्रश्न अभी नेट के प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं, ठीक है ना, तो इसको समझने का प्रयास जरूर करिएगा। और कैलोरी भी क्या है आपका एक अलग टॉपिक है, तो इस पे भी हम आगे चर्चा करेंगे। द फूड लाइक सीरियल्स, व्हीट, राइस, बाजरा, मेज, मक्का, पल्सेस, राजमा, चना, पोटैटो, स्वीट पोटैटो, शुगर, जैगरी एक्सेट्रा आर रिच सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कि जो आपके अनाज वाली चीजें हैं, गेहूं हो गया, बाजरा हो गया, चावल हो गया, जौ, मक्का, राजमा, कुछ दालें जो होती हैं, चना हो गया, आलू हो गया, स्वीट पोटैटो हो गया, जिसे हम वो क्या बोलते हैं, शलजम वगैरह बोलते हैं, शलजम नहीं बोलते हैं, अलग अलग जगहों पे कुछ और बोलते हैं इसको, और शुगर चीनी हो गया, जैगरी गुड़ हो गया, ये सब क्या है आपके ऊर्जा के यानी कि कार्बोहाइड्रेट के रिच सोर्स कहलाते हैं। We need to have about 45 to 65% of total calories from carbohydrate, यानी कि अगर भारतीय जनमानस की बात की जाए यानी कि हमारे इंडिया की बात की जाए तो यहाँ पे जो मैक्सिमम हमारा डाइट होता है कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करने का वो क्या होता है 45 to 65%। कहीं कहीं पे यही आंकड़ा 40 to 60% का भी देता है। अभी इसको लास्ट में आपको जब सारा न्यूट्रिएंट्स कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपको इसको एक प्लेट में बताऊंगी। हालांकि संतुलित आहार में हमने इसे पढ़ा है लेकिन उसमें हमने पढ़ा है कि वेजिटेबल्स की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन जो रियलिटी है वो क्या है, लगभग 45 to 65% हम जो कैलोरी यूज करते हैं वो किससे प्राप्त होता है, हमें कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होता है। चलिए नेक्स्ट है हमारा प्रोटीन। अभी बस हम इसका इंट्रोडक्शन ले रहे हैं। प्रोटीन में क्या कह रहा है कि प्रोटीन हेल्प्स टू बिल्ड, मेंटेन एंड रिपेयर द मसल्स एंड अदर बॉडी टिश्यूज, यानी कि इसका काम क्या है, बेसिकली इसका जो काम है वो कोशिकाओं और ऊतकों की मरम्मत, निर्माण
मरम्मत करना, निर्माण करना, ठीक है। बेसिकली इसका काम मरम्मत व निर्माण करना है, किसका? कोशिकाओं व ऊतकों का। हमारी बॉडी की जो सबसे बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होती है उसको क्या कहते हैं हम? सेल। ये आप लोग 9th 10th में ही पढ़ते हैं, काफी पहले से पढ़ते आते हैं। हालांकि जो लोग पीजीटी वाले होंगे, जब फिजियोलॉजी की क्लास चलेगी तो ये सारी चीजें आपको बहुत डिटेल में बताई जाएंगी, एक एक चैप्टर के रूप में पढ़ाया जाएगा। तो सेल क्या है हमारा? सेल हो गया, सेल से हमारा टिश्यू बनता है, टिश्यू से हमारे ऑर्गन्स और ऑर्गन से बॉडी बनती है, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं? सेल को, ऊतकों को निर्माण करने का काम, मरम्मत करने का काम करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? प्रोटीन की आवश्यकता होती है। प्रोटीन्स आर कंपोज्ड ऑफ अमीनो एसिड विच इज द स्मॉलर यूनिट। यानी मैंने अभी पहले ही बताया कि प्रोटीन जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट में ब्रेक डाउन होता है वो क्या होता है? अमीनो एसिड होता है, जिसको अमीनो अम्ल भी कहते हैं। दिस अमीनो एसिड इज क्लासिफाइड इनटू एसेंशियल अमीनो एसिड्स एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। ध्यान दीजिएगा, ये टोटल जो होते हैं ये 22 होते हैं, टोटल इनकी संख्या 22 होती है, लेकिन इस 22 में आपके जो 9 होते हैं ये एसेंशियल होते हैं और लगभग आपके जो इससे बचे हुए रहते हैं 13, ठीक है, ये क्या होते हैं? ये आपके नॉन एसेंशियल होते हैं। कहीं कहीं पर इसी एसेंशियल की बात 11 में भी की गई है और इसको भी 11 में बांटा गया है। तो कई बुक्स में भी डिफरेंट बताए गए हैं। फिलहाल के लिए 2 तरह के अमीनो एसिड होते हैं, एसेंशियल अमीनो एसिड और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। इसको बहुत शॉर्ट में बता देते हैं। एसेंशियल का मतलब है कि जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, और नॉन एसेंशियल का मतलब कि जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक नहीं है। अब यहाँ पे आवश्यक का मतलब समझिएगा, आवश्यकता को यहाँ पे इस आधार पर क्लासिफाई किया गया है कि जो हमें आवश्यक है वो हमें अपने आहार में अन्य स्रोतों से लेने की आवश्यकता है, प्रोटीन के सोर्सेज लेने की आवश्यकता है। लेकिन जो अनावश्यक है, नॉन एसेंशियल है, वो अगर हम ना भी लें बाहर से तो भी हमारा शरीर उसे खुद ब खुद निर्माण करता है, इसलिए उसकी कमी नहीं होती है। तो यहाँ पे आवश्यक और अनावश्यक को इस कंसेप्ट पे आप समझिएगा। अगला है, आउट ऑफ विच 8 अमीनो एसिड्स आवर बॉडी कैन नॉट यील्ड आर नोन एज एसेंशियल अमीनो एसिड। देखिए यहाँ पर 8 ही बताए गए हैं, ठीक है, लेकिन जब हम इसको डिटेल में बताएंगे तो हम आपको बताएंगे कि 9 तरह के होते हैं जो हमारे एसेंशियल होते हैं। कैन नॉट यील्ड यानी कि ये हमारे शरीर के द्वारा नहीं बनाए जाते हैं, इसलिए इनको एसेंशियल अमीनो एसिड कहते हैं। एंड दे शुड बी प्रोवाइड थ्रू द फूड, इन्हें हमें भोजन से लेने की आवश्यकता पड़ती है। रेस्ट ऑफ द 14 ऑफ आवर बॉडी प्रोड्यूसेस, इसके अलावा जो 14 होते हैं या 13 होते हैं, इनको क्या करती है? हमारी बॉडी प्रोड्यूस करते हैं, इसीलिए इसको नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स कहा जाता है। ऑल डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, दूध वाले पदार्थ, पोल्ट्री हो गए, मीट मछली हो गए, अंडा हो गए, दालें, कुछ सीरियल्स होते हैं, अनाज भी जो श्रीअन्न वगैरह होते हैं, मिलेट्स वगैरह, सोयाबीन हो गया, नट्स हो गए, ऑयल सीड्स यानी कि जो बीज होते हैं जिनसे तेल निकाला जाता है वो वाले बीज, ग्राउंड नट्स वगैरह, ये सब क्या है? रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन है। इनमें प्रोटीन की बहुत अधिक मात्रा पाई जाती है, पर्याप्त मात्रा पाई जाती है। इट इज सजेस्टेड टू कंज्यूम 10 to 50% ऑफ टोटल कैलोरी, यानी कि हम जितनी भी कैलोरी ले रहे हैं, अभी इसके पहले आपने पढ़ा कि 45 to 65% हमारा क्या है? कार्बोहाइड्रेट से हमें लेना चाहिए, और 10 to 15% हमें किससे लेना चाहिए? हमारे प्रोटीन से, ठीक है। तो ये प्रोटीन है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है ये हमारे शरीर के लिए, इसलिए इसको समझना भी बहुत जरूरी है। चलिए आगे है हमारा फैट यानी कि वसा, ठीक है। फैट एक्ट्स एज एन इंसुलेटर फॉर आवर बॉडी एंड अलाउ अस टू मेंटेन आवर बॉडी टेम्परेचर। इंसुलेटर का मतलब क्या है? फैट क्या करता है? हमारे शरीर के ताप को नियमित रखने के लिए, यानी कि आपको पता है कि नॉर्मल ह्यूमन का जो एक टेम्परेचर होता है वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है, ठीक है। पहले इसको हम 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट कंसीडर करते थे, ठीक है, लेकिन ये चेंज हो गया है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, बट सेल्सियस में ये अभी भी 37 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। तो ये किसी भी ह्यूमन का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है। तो इस बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए फैट जो होता है वो ऊष्मा का काम करता है, ठीक है, आपकी बॉडी को गर्माहट प्रदान करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, इसीलिए इसको हम किस नाम से जानते हैं? इंसुलेटर के नाम से भी जानते हैं, जो हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करता है। फैट हेल्प्स अस टू प्रोटेक्ट आवर इंटरनल ऑर्गन्स बाय एक्टिंग एज अ कुशन टू द ऑर्गन्स, यानी कि इसका एक और महत्वपूर्ण कार्य है
क्या कार्य है इसका कि ये हमारे जो भी इंटरनल वाइटल ऑर्गन्स हैं, जैसे हमारे लंग्स हो गए, फेफड़े, हमारा हृदय हो गया, हार्ट हो गया, किडनीज वगैरह, लीवर वगैरह, ये भी सारी जो चीजें हैं इनको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। जो भी आपके लंग्स और आपका हार्ट जो है वो आपके बोन्स के नीचे रहता है, लेकिन फिर भी उन्हें क्या होता है, कुछ फैट की आवश्यकता होती है ताकि वो कुशनिंग मिल सके। कुशनिंग यानी कि कंफर्ट मिल सके। जैसे आप कुशन होता है सोफे पे, आप उसको अपने से चिपकाते हैं तो क्या होता है, बहुत आराम मिलता है। उसके बाद अगर कोई आपको एक पंच मारेगा तो क्या होगा, आपको चोट नहीं लगेगा। इसीलिए ये भी क्या करता है, कुशनिंग का काम करता है हमारे वाइटल ऑर्गन्स के लिए जो इंटरनल बॉडी में हमारे होते हैं। The fats are composed of fatty acids and its nature depends on the type of fatty acids. ये क्या होते हैं, ये फैटी एसिड्स में ब्रेक डाउन होते हैं। पहले बताएं आपको, छोटा अगर इसका स्मॉलर या बेसिक यूनिट की बात की जाए तो वो क्या है, फैट का फैटी एसिड्स होते हैं। जो कि किस पे डिपेंड करता है, इसका नेचर इसका डिपेंड करता है कि फैटी एसिड कौन से प्रकार का है। There are two types of fatty acid, basically दो प्रकार के होते हैं। One is saturated and the second one is unsaturated. इस saturated फॉर्म कहते हैं संतृप्त वसा, संतृप्त वसा, और unsaturated फॉर्म क्या कहते हैं, असंतृप्त वसा, असंतृप्त वसा। जैसे आपके प्रोटीन के दो प्रकार है, वैसे ही आपके फैटी एसिड्स के भी दो प्रकार हैं नेचर के अकॉर्डिंग। तो संतृप्त वसा होता है और असंतृप्त वसा। सॉलिड फैट्स, अब ये क्या होते हैं इनको समझिए। सॉलिड फैट्स कंप्राइज सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, ठीक है, और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स आर फाउंड इन ऑयल लाइक प्रोडक्ट्स। यहाँ पे अंतर समझिएगा, सैचुरेटेड का मतलब वो है, या सैचुरेटेड फैटी एसिड्स के अंतर्गत वो सारे फैट के प्रकार आएंगे जो सॉलिड फॉर्म में रहते हैं। सॉलिड फॉर्म में क्या क्या होता है, जैसे बटर हो गया आपका, चीज हो गया आपका, इनसे जो प्रोडक्ट्स बनते हैं, केक वगैरह हो गए आपके, ठीक है, और कोई मीठी चीज हो गई, स्वीट डिजर्ट्स वगैरह हो गए, ये क्या होंगे, ये आपके सैचुरेटेड फैटी एसिड्स के प्रकार हैं। और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के प्रकार क्या है आपके, जो ऑयल के फॉर्म में रहते हैं, जो डेली ऑयल हम यूज करते हैं, सोयाबीन ऑयल हो गया, सनफ्लावर ऑयल हो गया, सेसमे ऑयल हो गया, सरसों का तेल वगैरह, ग्राउंड नट ऑयल हो गया। तो इनका यूज जो हम करते हैं वो क्या होता है हमारा असंतृप्त वसा यानी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है। यहाँ देखिए चीज भी दिया है, बटर भी दिया है, चॉकलेट वगैरह भी है, ये क्या है हमारा सैचुरेटेड का है। अब एक चीज यहाँ पे बस थोड़ा सा चीज समझ लीजिए कि इसमें गुड फैट और बैड फैट किसको कहते हैं। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है और ये एग्जाम्स में पूछता है, खासकर जो एकेडमिक्स के बच्चे होते हैं BA MA के, उनके एग्जाम में बहुत छोटा सा टर्मिनोलॉजी आती है कि गुड फैट और बैड फैट कौन सा है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होगा, जो अनसैचुरेटेड होगा ये क्या होगा, ये होगा आपका गुड फैट, ठीक है, क्योंकि ये शरीर के लिए अच्छा होता है। और जो सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं बैड फैट, जो कि हमारा अगर इसका हम अधिक सेवन करते हैं तो ये हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है। ध्यान दीजिएगा, अधिक सेवन की बात कर रहा है। अगर आप मछली मांस वगैरह खाते हैं तो उसमें जो फैट होता है सैचुरेटेड के रूप में वो हेल्दी होता है, ठीक है। लास्ट पॉइंट इसमें दिया है, इट इज रिकमेंडेड टू टेक 20 to 35% ऑफ कैलोरीज थ्रू फैट्स। आपने पढ़ा पहले कि कार्बोहाइड्रेट आपको 45 से लगभग 65% की आवश्यकता है। फिर आपने पढ़ा कि प्रोटीन भी क्या है 10 to 15% की आवश्यकता पड़ती है, और फैट भी आपका क्या है 20 to 35% आपको नीड होता है। किसके लिए, आपके बॉडी के ग्रोथ के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए, उसके कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन, इन सारी चीजों के लिए, ठीक है। यानी कि तीनों ही आवश्यक है। और आपने ध्यान दिया होगा तो तीनों में ही किसकी बात की गई है, कैलोरी की बात की गई है, ठीक है। तो अब हम समझते हैं कि ये कैलोरी वाला आखिर ये कॉन्सेप्ट है क्या, क्यों बार बार कहा जा रहा है कि कैलोरी का ही परसेंटेज यहाँ पे आपको आहार से, इस पर्टिकुलर आहार से लेना चाहिए। तो आइए देखते हैं आगे कैलोरी क्या है, क्यों आवश्यक है ये कैलोरी। A calorie is the quantity of heat required to raise the temperature of 1 gram of water to 1 degree Celsius। यानी कि अगर आप 1 ग्राम वाटर को, 1 ग्राम जल को 1 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं तो उससे जो हीट प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा, वो आपका कैलोरी कहलाएगा, ठीक है। ये बहुत बड़ी प्रोसेस होती है, कैलोरीमेट्री वगैरह होता है, डायरेक्ट कैलोरीमेट्री होता है, ये टाइप्स हैं जिसको हमें अलग से पढ़ना होगा। तो ये आगे मैं आपको पढ़ा दूंगी, ठीक है। हो सके तो नेक्स्ट क्लास में क्या पता पढ़ा दें, या फिर आगे न्यूट्रिएंट्स कंप्लीट होने के बाद भी पढ़ा सकते हैं। A kilocalorie is the amount of heat required to raise the temperature of
1000 ग्राम ऑफ वाटर टू 1 डिग्री सेल्सियस। दोनों में अंतर समझिएगा। यहाँ पे किसकी बात कर रहा है? सिर्फ कैलोरी की बात कर रहा है, कैलोरी की बात। तो कैलोरी की बात में हमें क्या कह रहा है कि हमारे पास क्या होना चाहिए? 1 ग्राम वाटर होना चाहिए और उसे हमें किस पे पकाना है, किस पे गर्म करना है? 1 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करना है, यानी कि हीट करना है। तो जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी वो क्या कहलाएगी? आपकी कैलोरी कहलाएगी। अदर हैंड यहाँ पे क्या कह रहा है कि जब किलो कैलोरी की बात होगी तो किलो कैलोरी में क्या है कि आपको किलो कैलोरी कैसे मिलेगा? जब आप 1 ग्राम की जगह 1000 ग्राम, यानी कि 1000 ग्राम कितने के बराबर है? ये 1000 ग्राम आपका 1 किलोग्राम के बराबर है। इसलिए ध्यान दीजिए यहाँ पे किलोग्राम है और ये क्या कह रहा है? किलो कैलोरी की बात कर रहा है। तो यदि हम 1 किलोग्राम यानी कि 1 किलोग्राम जल को कितने पे? 1 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे गर्म करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? किलो कैलोरी प्राप्त होगा। द एनर्जी यील्डेड पर ग्राम बाय मैक्रोन्यूट्रिएंट्स इज एज फॉलोज, यानी कि इस तरह से जो हमें एनर्जी मिलती है खासकर मैक्रोन्यूट्रिएंट से, क्योंकि कैलोरीज की बात इन्हीं तीनों में की गई है, कार्बोहाइड्रेट में, फैट में और प्रोटीन में। तो ये कैलोरी देख लेते हैं कितना मिलता है। कार्बोहाइड्रेट अगर आप 1 ग्राम लेते हैं, 1 ग्राम सेवन करते हैं तो इससे कितनी कैलोरी मिलेगी? 4 कैलोरी मिलेगी। अगर आप 1 ग्राम फैट लेते हैं तो कितनी कैलोरी? 9 कैलोरी। सबसे अधिक कैलोरी किससे मिलती है? फैट से मिलती है। अगर आप 1 ग्राम प्रोटीन लेते हैं तो आपको कितनी कैलोरी? 4 कैलोरी। ठीक है। कई जगह बुक्स में इसको जो कार्बोज और प्रोटीन का है वो 4.2 किलो कैलोरी भी दिया है, तो आपको बहुत कंफ्यूज नहीं होना है। 4 अगर दिया है ऑप्शन में, प्रश्न पूछ लिया तो आप 4 भी लगा सकते हैं, 4.2 दिया तो आप 4.2 भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका होता है। इसमें एक चीज और है कि अगर आप 1 ग्राम अल्कोहल का सेवन करते हैं, ठीक है, तो इससे कितनी एनर्जी प्राप्त होगी? अल्कोहल भी इंपॉर्टेंट है भाई, ये भी एनर्जी देने का काम करता है, क्योंकि ये आपको पता होगा कि फ्रूट्स वगैरह से बनता है और साथ ही साथ आपके जो मिलेट्स वगैरह अनाज जो होते हैं इनको सड़ाने की प्रक्रिया के बाद अल्कोहल बनता है, तो उससे भी आपको एनर्जी प्राप्त होता है। और ये कितना होता है? 7 किलो कैलोरी। तभी तो भाई पीने के बाद से क्या होता है? पीने के बाद नशा इतना तेज होता है कि आदमी एनर्जेटिक हो जाता है। भले आप इन चीजों को खाने के बाद एनर्जी फील हो ना हो, लेकिन जो पीने वाले व्यक्ति होते हैं जब वो पी लेते हैं तो उनके अंदर बहुत ऊर्जा आ जाती है। ठीक है, जोक सपाट था ये। चलिए, अब इन चारों का क्या है कि कार्बोहाइड्रेट से आपको 4 कैलोरी मिल रही है, फैट से आपको 9 कैलोरी, प्रोटीन से 4 कैलोरी और अल्कोहल से आपको कितना मिल रहा है? 7 किलो कैलोरी। ये क्या है? आपके मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं जो आपको कैलोरी प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, अगर मान लीजिए कि आपसे प्रश्न पूछ ले, ठीक है, कि अगर यदि किसी व्यक्ति को हम 50 ग्राम प्रोटीन देते हैं तो उसे कितनी कैलोरी मिलेगी? ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आपको पता है कि 1 ग्राम प्रोटीन में कितनी कैलोरी है? 4 कैलोरी। एकदम सिंपल है निकालना, इससे बहुत सिंपल है, आपको कुछ भी नहीं करना है। 50 ग्राम की बात कर रहे हैं, यहाँ 1 ग्राम है तो 50 ग्राम है, तो 50 ग्राम को हम क्या करेंगे? 50 इंटू 4 मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 200। ठीक है, कितनी कैलोरी उसे मिलेगी? अगर हम 50 ग्राम प्रोटीन दे रहे हैं तो उसे 200 कैलोरी प्रोवाइड हो जाएगी। यही अगर फैट की बात करें, फैट में कह दे कि किसी व्यक्ति को अगर 50 ग्राम हम फैट दे रहे हैं तो उसे कितनी एनर्जी मिलेगी, तो ये आपको क्या करना है? आपको 9 से मल्टीप्लाई करना है और ये क्या हो जाएगा आंसर आपका? 450 किलो कैलोरी। सेम इसी तरह में कार्बोहाइड्रेट का भी करना है, सेम इसी तरह से अल्कोहल का भी करना है। तो आई होप कि आपको क्लियर होगा कि ये क्या है आपका। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हो गए, कैलोरी हो गई। अब आगे चलते हैं, हमारे 2 माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बचे हैं। इस चैप्टर में, इस वीडियो में हम इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे और फिर आगे हम इसकी डिटेल्ड क्लासेस लेंगे, क्योंकि अब जो क्लास होगा ये तो आपका बेसिक इंट्रोडक्शन था, लेकिन इसके बाद जो क्लासेस होंगी आपके न्यूट्रिएंट्स की, तो वो समझिए कि ऐसी क्लासेस हैं कि जो आपके नेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पर्पस से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो क्वेश्चंस उनमें पूछे जाते हैं उसी के आधार पे आपको सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी। ठीक है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं, यानी कि सूक्ष्म पोषक तत्व। सूक्ष्म पोषक तत्व, राइटिंग पे मत जाइएगा, थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिएगा। Apart from the carbohydrates, protein and fats, other important nutrient which we get from foods comprise vitamins and minerals। यानी कि 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, 3 मेजर हमारे जो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के अलावा जो भोज्य पदार्थों में तत्व होते हैं उन्हें हम विटामिन और मिनरल के रूप में देखते हैं।
ठीक है, दे आर कॉल्ड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, इन्हें ही हम सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं। These micronutrients are needed in very small amount। पहले ही मैंने बताया कि बहुत छोटे अमाउंट्स में इसकी जरूरत पड़ती है। इसकी जरूरत हमें माइक्रोग्राम में पड़ती है, मिलीग्राम में पड़ती है। उसकी आवश्यकता किस में पड़ रही है? ग्राम में पड़ रही है, किलोग्राम में नहीं पड़ रही है। ध्यान दीजिएगा कि ग्राम में पड़ रही है, ठीक है। और जब कैलोरी की बात होती है तब वो किलो कैलोरी में ज्यादा हो जाता है। Both macronutrients and micronutrients are essential, but if we are not taking these micronutrients in required amounts, it may cause deficiency leading to several diseases। यानी कि आवश्यक तो दोनों है, मैंने बताया आपको पहले स्टार्टिंग में ही कि ये दोनों ही आवश्यक हैं, लेकिन किसी की मात्रा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की मात्रा कम आवश्यक होती है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की ज्यादा होती है। लेकिन अगर हम ये सोचें कि इन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को ना लें तो भी काम चल जाएगा, तो नहीं, आपको लेना आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स अगर आप कमी करते हैं अपने शरीर में या किसी भी कारणवश कमी होती है तो ये क्या होगा, इससे आपको बहुत सारे जो न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी डिजीज होते हैं वो होने का खतरा बढ़ जाता है। तो आइए देखते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट में सबसे पहला हमारा क्या है? विटामिन। विटामिन भी बोलते हैं, विटामिन भी बोलते हैं। Vitamins are present in our body in a small quantity. However, vitamins play significant role in different chemical processes occurring in the body। यानी कि इसकी हमारे शरीर में बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है, हमारी बॉडी में प्रेजेंट भी होता है बहुत कम मात्रा में, जो कि विभिन्न जो हमारे बॉडी में केमिकल प्रोसेस होते हैं, डाइजेशन के, न्यूट्रिशन के, अब्जॉर्प्शन के, एसिमिलेशन के, एक्सक्रीशन के, इन सारे प्रोसेसेस को जो हमारे शरीर में चलते रहते हैं उसमें क्या करता है? हेल्प करने का काम करता है, उसमें इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विटामिन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। इसके अलावा वही चीज है जो प्रोसेस हो रहा है, केमिकल प्रोसेस, उसे हम क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म कहते हैं। हमारे पेट में जो चयापचय की प्रक्रिया होती है, भोजन का टूटना, पचना, रक्त में मिलना, उसका जूस निकलना, ये सारी प्रोसेसेस क्या होती है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट पे होती है मैक्सिमम, और उनके लिए भी हमें किसकी जरूरत होती है? विटामिन की। देयर आर टोटल 13 विटामिन्स कैटेगराइज्ड इनटू 2 टाइप्स। टोटल तो 13 प्रकार के हैं, लेकिन इनको कैटेगराइज कितने भागों में किया गया है? 2 भागों में। कौन कौन से? एक है आपके फैट सॉल्युबल, यानी कि सॉल्युबल का मतलब क्या है यहाँ पे? घुलनशील। तो एक है आपका वसा में घुलनशील और दूसरा है आपका जल में घुलनशील। ठीक है, वसा में घुलनशील और जल में घुलनशील 2 प्रकार के होते हैं। जो वसा में घुलनशील होते हैं इनको ADE-K है। 4 तरह के विटामिन होते हैं आपके इसमें। कौन कौन से? A, D, E और K। इसको शॉर्ट फॉर्म में आपने कई जगह पढ़ा होगा तो ट्रिक देखा होगा, लोग कीड़ा के नाम से भी याद रखते हैं, तो आप इसको सिंपल भी ADE-K याद रख सकते हो, कीड़ा भी याद रख सकते हो, जो कि उल्टा आने पर सेम वही चीज होता है, ADE-K, कीड़ा वगैरह जो भी है। ठीक है, और आपका जो 2 बच रहा है B और C, जिसे आप इजीली याद रख सकते हो WBC के नाम से। कई लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है इसमें कि कौन सा वाटर वाला याद किए थे, कौन सा फैट वाला याद किए थे, याद ही नहीं आ रहा है, तो आप इजीली इसको याद कर सकते हो WBC से। W का मतलब होगा वाटर और B और C का मतलब क्या होगा? B और C विटामिन हो गया। या तो WBC याद कर लो या तो कीड़ा याद कर लो। ठीक है, तो ये छोटी सी ट्रिक है, आप इसके थ्रू भी याद कर सकते हैं चीजों को। इसमें कौन कौन से विटामिन इंक्लूड कर रहा है? इंक्लूड्स विटामिन C एंड B। विटामिन B फर्दर इंक्लूड विटामिन B6, विटामिन B12, थायमीन, नियासिन, फॉलिक एसिड, राइबोफ्लेविन, पेंटोथेनिक एसिड एंड बायोटिन। यानी कि जब हम विटामिन B का अध्ययन करते हैं तो विटामिन B में भी हमें अलग 9 तरह के विटामिन दिखाई देते हैं, जिनको हम B कॉम्प्लेक्स या विटामिन B समूह के नाम से जानते हैं। तो इसे जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। विटामिन और मिनरल्स के ध्यान दीजिए, सोर्सेस कौन कौन से आपके विटामिन के? जो खासकर सब्जियां वगैरह होते हैं उनमें ये ज्यादा पाए जाते हैं। चलिए आगे मिनरल्स पे, लास्ट है ये हमारा। मिनरल्स में क्या है? मिनरल्स के अलावा भी एक छोटा सा सरप्राइज है, जो कि न्यूट्रिएंट तो है, इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए, लेकिन उसको न्यूट्रिएंट के रूप में हम जोड़ते नहीं हैं। 2 चीजें हैं, लेकिन एक आज हम पढ़ेंगे इसमें। एक है हमारा मिनरल्स यानी कि खनिज लवण। खनिज लवण।
मिनरल्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी लाइक विटामिन। विटामिन के जैसे ही मिनरल्स यानी खनिज लवण भी हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। दे कंप्राइज अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द टोटल बॉडी टिश्यू, यानी कि हमारे शरीर के जो टोटल बॉडी टिश्यू है, टोटल ऊतकों की संख्या है, उसके कंपैरिजन में क्या होता है, ये बहुत कम आवश्यक होते हैं हमारे शरीर के लिए, लेकिन आवश्यक है, जरूरी है। These are required for lots of vigorous process in the body as well as for proper growth and development of the body। हमारी बॉडी के कई सारे ऐसे प्रोसेस हैं जैसे हार्मोन्स का बनना, एंजाइम्स का बनना और इंटरनल मेटाबॉलिज्म जो होता है, इन सभी प्रोसेसेस में भी हमें मिनरल्स की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। और इसके अलावा हमारे बॉडी के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए भी किसकी आवश्यकता पड़ती है, मिनरल्स की आवश्यकता पड़ती है। इसे पता है, ये लगता आपको टफ है, लेकिन जब आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे ना तो आपको बहुत मजा आने वाला है। बहुत इजी तरीके से आपको ये एक्सप्लेन करेंगे हम, तो इसलिए आप बहुत डरिए मत, कंफ्यूज मत रहिए, बस एक एक चीजों को आगे पढ़ते जाइए। आई होप अच्छा लगेगा आपको। आइए इसको डिवाइड करते हैं। तो मिनरल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज बेस्ड ऑन बॉडीज नीड। शरीर के आवश्यकता के आधार पर इसे 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है। कौन कौन सा है? आवर बॉडी डिमांड द मेजर मिनरल्स such as calcium, potassium, sodium, magnesium, phosphorus, sulfur and chloride in larger quantity। यानी यहां समझिए, एक है हमारा मेजर जिसको हम कहते हैं मुख्य, और दूसरा है हमारा माइनर जिसे हम कहते हैं गौण, ठीक है। यानी कि 2 तरह के आपके क्या है, मिनरल्स हैं। मुख्य जो होता है इसकी हमें ज्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और उसकी अपेक्षा, फैट की अपेक्षा हमें इसकी कम ही जरूरत है, लेकिन जब मिनरल्स की बात करते हैं तो हमें इसकी ज्यादा आवश्यकता होती है। और माइनर जो गौण होते हैं, ये क्या होते हैं, इनकी थोड़ी कम आवश्यकता होती है, ठीक है। तो जो मेजर में है आपके कौन कौन से, कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस, सोडियम, मैग्नीशियम, सल्फर, क्लोराइड, ये सारे क्या हैं, ये मेजर के अंतर्गत आते हैं। इन्हें हम थोड़ी ज्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है हमारे शरीर को ग्रोथ करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए। इसके अदर साइड जो दूसरे होते हैं उनको ट्रेस मिनरल्स कहते हैं। तो माइनर को हम क्या कहते हैं, ट्रेस भी कहते हैं। ट्रेस का मतलब क्या होता है, बहुत थोड़ी मात्रा में, ठीक है, कम क्वांटिटी में। ये होते हैं आयोडीन, कॉपर, फ्लोराइड, जिंक, आयरन, लोहा, क्रोमियम, सेलेनियम, मॉलिब्डेनम एंड मैग्नीज आर रिक्वायर्ड इनटू स्मॉलर क्वांटिटीज। ये कम मात्रा में आवश्यक होते हैं, ठीक है। तो ये भी 2 प्रकार के हैं, जैसे आपके प्रोटीन, अमीनो एसिड्स जो हैं वो 2 प्रकार के हैं, फैट आपका 2 प्रकार का है, विटामिन भी आपके 2 प्रकार के, और यहाँ पे मिनरल्स भी क्या है, 2 प्रकार के हैं, जिनमें एक की ज्यादा आवश्यकता पड़ रही है, एक की कम आवश्यकता पड़ रही है। तो ट्रेस एलिमेंट्स और मेजर एलिमेंट्स। There are about 19 minerals needed by the body in different quantities। यानी कि अलग अलग मात्रा पे हमें कम से कम 19 प्रकार के मिनरल्स की आवश्यकता होती है। ये सारे 19 प्रकार के मिनरल्स जो होंगे हमें पढ़ने होंगे और अच्छे से आसान भाषा में समझना भी होगा। तो इसे हम आगे अपना कंटिन्यू करेंगे। देखिए, लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारा वाटर। वाटर को आप सभी न्यूट्रिएंट्स के अंतर्गत नहीं पढ़ते हैं, लेकिन ये क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है किसका, हमारे डाइट का, हमारी बॉडी का, हमारे न्यूट्रिशन का, यानी कि हमारे पूरे होल बॉडी ग्रोथ करने के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। आपको पता है कि आपकी बॉडी जो है लगभग 70 to 75% किससे बनी हुई है, वाटर से ही बनी हुई है। तो आप खुद सोचिए कि अगर आप खाने वाली चीजें भरपूर मात्रा में ले रहे हैं, फिर भी क्या है, इन न्यूट्रिएंट्स को प्रॉपर मात्रा में मेटाबोलाइज करने के लिए हमें वाटर की आवश्यकता पड़ती ही है। तो आइए देखते हैं वाटर क्या है। वाटर इज अ मेजर न्यूट्रिशनल कंपोनेंट। अबाउट 2/3 ऑफ आवर वेट इज वाटर। इट इज अवेलेबल इन ऑल द सेल्स, ठीक है। 2/3 यानी 70 to 75% हमें इसकी आवश्यकता होती है, क्योंकि हमारी जो कोशिकाएं होती हैं इनमें वाटर होता है, इनमें पानी होता है। आपने सेल पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि वैक्यूल्स होते हैं, रिक्तिकाएं होती हैं जिनमें पानी भरा होता है, ठीक है। मेजर न्यूट्रिशनल कंपोनेंट है ये, हालांकि न्यूट्रिएंट्स में इसको नहीं रखा गया है। Water helps to regulate our body temperature and it also lubricates the joints and protects the organs and tissues from shocks। वाटर क्या करता है, हमारे बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट जो बैलेंस होता है उसको भी मेंटेन करने का काम करता है, हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करता है, रेगुलेट करने का काम करता है, और साथ ही साथ एक्सक्रीटरी की तरह भी काम करता है, यानी उत्सर्जित पदार्थों को बाहर निकालने का भी काम करता है। जैसे आपको स्वेटिंग होती है, ठीक है, यूरिनरी चीजें होती हैं, यूरिन आपकी बॉडी से निकलता है, स्टूल भी आपकी बॉडी से निकलता है, तो इन सारी चीजों को निकालने के लिए वाटर बहुत हेल्पफुल होता है।
Water also helps in digestion, absorption and act as a carrier to transport important substances. फिर वही चीज कि ये किस में मदद कर रहा है? पाचन में मदद करता है, अवशोषण में मदद करता है, ठीक है, और साथ ही साथ ट्रांसपोर्ट इंपॉर्टेंट की तरह मदद करता है, ट्रांसपोर्ट इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस यानी परिवहन की भी मदद करता है। ब्लड के माध्यम से वाटर भी क्या करता है? न्यूट्रिएंट्स को इधर उधर ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। जो हमारी बॉडी के टॉक्सिन्स होते हैं उनको बाहर निकालने का काम करता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ऑक्सीजन इन द होल बॉडी में जो ऑक्सीजन है उसको ब्लड भी ट्रांसपोर्ट करता है और हमारा वाटर भी हेल्प करता है। ऑन अ रेगुलर बेसिस वी नीड टू हैव 6 to 8 ग्लासेस ऑफ वाटर पर डे। अगर हमारी बॉडी के सारी चीजों को फंक्शनेट रखना है यानी कि रेगुलेट करना है, कार्यात्मक रूप से चलाना है, तो उसके लिए हमें कम से कम पूरे दिन में 6 से 8 लीटर पानी की जरूरत होती है और 2 से 3 लीटर पानी हमें पर्याप्त मात्रा में पीना चाहिए। ठीक है, तो ये था आपका वाटर, आपके सारे न्यूट्रिएंट्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर ना समझ में आया हो तो फिर आप एक बार इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। जो भी आपके कंफ्यूजन रहा करें, डाउट्स रहा करें, आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता दिया करिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, समझ में आया हो जरा सा भी, तो प्लीज आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट की आवश्यकता है हमें आगे बढ़ने के लिए। थैंक यू सो मच।